नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका द्वारा वर्ष 2023-2024 से अमल में लाई जाने वाली 4 गुना वृद्धि संपत्ति कर की दर वृद्धि से अमरावती शहर के संपत्ति धारकों को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार के निर्देश पश्चात मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने नए कर मूल्यांकन के कानूनी पहलुओं की जाँच पड़ताल के बाद आवश्यक सुधार करते हुए अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और आज मुंबई मंत्रालय में हुई बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा इस रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगाए जाने के चलते अमरावती मनपा से संपत्ति कर की बढ़ाई गई दरों को कम करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में अब संपत्ति धारकों को पुरानी दरों की तुलना में 4 गुना की बजाय केवल 1.5 गुना संपत्ति कर अदा करना होगा। संपत्ति कर में की गई दर वृद्धि को कम करने हेतु विधायक सुलभा खोड़के द्वारा विगत लंबे समय से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जो आज पूरी तरह से सफल साबित हुए। अमरावती मनपा क्षेत्र में वर्ष 2005-2006 के दौरान संपत्तियों के सर्वे व कर निर्धारण का काम हुआ था, जिसके बाद सीधे वर्ष 2023 में मनपा क्षेत्र अंतर्गत संपत्तियों का सर्वेक्षण करते हुए कर योग्य मूल्य निश्चित करने के लिए संशोधित वार्षिक अपेक्षित किराया दरों के अनुसार सभी प्रकार की संपत्तियों का कर निर्धारण कर प्रारूप कर निर्धारण सूची तैयार की गई और सर्वेक्षण के बाद संपत्ति धारकों को व्यक्तिगत कर आकार की नोटिस जारी की गई थी, जो पुरानी दरों की तुलना में 4 गुना अधिक थी। अमरावती महानगर पालिका का 78 लाख रुपए का बचत वाला 495 करोड़ 27 लाख रुपए के कुल खर्च का बजट मनपा आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार ने आज दोपहर मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। इस समय मनपा आयुक्त पवार ने वादा किया कि लगभग 10 लाख की आबादी वाले अम्बा नगरी में नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही अम्बा देवी व एकविरा देवी जैसे प्राचीन मंदिरों को अश्रेणित के तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिलाकर उनके कायाकल्प का प्रारूप सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार युवाओं को ट्रेनिंग व विशेष उपयुक्त के तहत खास हेड तैयार किया गया है। वहीं आयुक्त आगामी वर्ष 2024-2025 के वित्त वर्ष में चुनाव होने की स्थिति में भावी नगर सेवकों के लिए केवल 1 करोड़ रुपए रखे जाने की बात कबूल की और बताया कि स्वेच्छा निधि के तहत 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। सर 23-24 सुधारित अर्थसंकल्प बजट आणि 24-25 अंदाजित अर्थसंकल्प बजट या ठिकाणी झालेला आहे आणि त्याची माहिती मी आपल्या पुढे देत आहे। हे देत असताना आयुक्त साहेबांना तसेच अतिरिक्त आयुक्त साहेबांना अकाउंटंट साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी या अर्थसंकल्पीय बजेटचं ओपन करून सगळ्यांना राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओं के सम्मान हेतु प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 1 साड़ी निःशुल्क देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कैप्टिव मार्केट योजना शुरू की गई। लेकिन कई स्थानों पर निःशुल्क वितरित की जा रही साड़ियां पुरानी व फटी हुई निकलने की शिकायतें सामने आई। ऐसे में विपक्ष द्वारा राज्य सरकार की जमकर आलोचना किए जाने के बाद राज्य सरकार ने पुरानी व फटी निकलने वाली साड़ियों को बदल कर देने का प्रावधान किया और वस्त्रोद्योग विभाग ने इस हेतु अपना ईमेल आईडी व फोन नंबर जारी किया। भाजपा नेता तथा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने आज अमरावती के दौरे पर पहुंचने के बाद प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू को अब सोच समझकर बोलने की सलाह दी। प्रवीण दरेकर ने कहा कि विधायक बच्चू कडू इस समय महायुति में है और महायुति में विसंवाद हो ऐसी कोई भी बात विधायक बच्चू कडू को नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन जैसे सीनियर नेता को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष तथा विधायक बच्चू कडू ने आज जिला बैंक के संचालक मंडल की बैठक लेने के साथ ही बैठक पश्चात पत्रकार परिषद लेते हुए जानकारी दी कि किसानों को दिया गया कर्ज हर वर्ष 31 मार्च के पूर्व जिले के किसानों द्वारा अदा किए जाने के बाद राज्य सरकार से किसानों के कर्ज का 6% ब्याज बैंक को मिल जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने किसानों के ब्याज सहित कर्ज वसूल कर ब्याज का पैसा किसानों के बचत खाते में जमा करने का निर्णय लिया है, परंतु सभी बैंकों द्वारा पुराना निर्णय ही कायम रखने के प्रयास जारी है। भले ही सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन अमरावती जिला सहकारी बैंक हर वर्ष नियमित कर्ज अदा करने वाले किसानों से बिना ब्याज के ही कर्ज वसूल करेगी और संबंधित किसानों से कर्ज वसूल करते समय शपथ पत्र लिखकर लिया जाएगा कि जब तक उनके बचत खाते में सरकार द्वारा ब्याज के पैसे जमा किए जाएंगे तब वे उक्त रकम बैंक को अदा कर देंगे। संभ्रम काढण्यात आमचे ना वारंवार सांगत असल्यामुळे आता सरकार कसं संभ्रम त्याच्यातलं संभ्रम दूर करतं, अर्थात पहिली बँक काय करायची तर कर्ज वसुली करायची 0% व्याजदराने। ती कर्ज वसुली 0% व्याजदराने केल्यानंतर 2-3 महिन्यानं त्या शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे व्याजाचे जमा व्हायचे सांगते। त्याच्यामुळे ते कर्ज वसुलीला सोपं जातं आणि शेतकऱ्याला सोपं जातं, त्याच्यावर व्याज आकारले जाते। पण मधातल्या काळात जे बचत खात्यात जमा होईल, बँकेत जमा झाले तर पुन्हा बँक अडचणीत मोठ्या प्रमाणात येऊ शकत होती। मग या सगळ्या गोष्टीचा जेव्हा आम्ही जिल्ह्याभर
सगळा एकंदरीत रोष पाहिला किंवा लोकांमध्ये जो काही संभ्रम तयार झाला त्यामुळे प्रचंड आणि म्हणून आता आम्ही एक निर्णय सध्या संचालक मंडळानं सगळ्यांनी आम्ही घेतलेला आहे का सरकार या बाबतीत कुठलाही निर्णय घेऊन आपण शून्य दरातच कर्ज वसुली करायची आहे। अमरावती गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडल माडा की अकोली सर्वे क्रमांक 5475758 की 4.07 हेक्टेयर जमीन महानगर पालिका को खेल सुविधा विकास के लिए दिलवाने का दावा भाजपा नेता व मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती द्वारा आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में किया गया। इस समय तुषार भारती ने दावा किया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार माडा की जगह मनपा को हस्तांतरित हुई है, जो राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती के प्रयासों व सहकार्य की वजह से संभव हो पाया। मागणीपासून तर हस्तांतरणापर्यंत मी माझा रोल प्ले केला। 9 एकर जागा आता महानगरपालिकेच्या अधिकाराला मिळाली आहे। त्यामध्ये क्रिकेट, स्विमिंग टँक, बॅडमिंटन स्टेडियम, क्रीडा संदर्भातल्या सगळ्या स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी होतील। रेडी रेकनरनुसार त्याचा रेट 12 कोटीचा आहे आणि जर मार्केटच्या रेटनी तर ते कितीतरी जास्त आहे। महानगरपालिकेच्या इतिहासात नव्हे तर मी काढलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रामध्ये पहिली घटना की म्हाडाकडून 12 एकर जागा पैकी 9 एकर जागा ही महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित झालेली आहे। अमरावती के दौरे पर पहुंचे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष के नाम का विरोध करते हुए पांढरी खानमपुर गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने अपनी संकुचित सोच का परिचय दिया है, लेकिन अम्बेडकरी समुदाय इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ऐसे में हम चाहते हैं कि विवाद की जड़ बन चुके पांढरी खानमपुर गाँव के प्रवेश द्वार को भीम शक्ति शिव शक्ति प्रवेश द्वार का नाम दिया जाए। ग्रामसभेने ठराव घेतला की गावामध्ये कोणत्याही महापुरुषाच्या नावाचा प्रवेशद्वार होता कामा नये। असं होऊ शकते का? उद्या ग्रामसभेने ठराव घेतला की आमच्या गावामध्ये कोणत्याही बौद्ध लोक दलित करतो, सरकार काय करणार आहे? ही जातीच्या नावाखाली अशा प्रकारे जाते त्याला चालना देणार असाल, प्रशासन जर त्याला बळी पडणार असेल तर मग न्याय मागायचं कुठे? इसके साथ ही पीरीपा नेता जोगेंद्र कवाड़े ने आज दोपहर बाद शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे विगत सोमवार को संभागीय आयुक्तालय के सामने पुलिस व पांढरी खानमपुर वासियों के बीच हुई झड़प के बारे में चर्चा की। साथ ही कहा कि पांढरी खानमपुर गांव में रहने वाले अम्बेडकरी समाज बंधुओं की आड़ लेते हुए कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। ऐसे में पूरे मामले की सघन जाँच होनी चाहिए तथा पथराव एवं तोड़फोड़ की घटना में शामिल असल आरोपियों को खोज निकालते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गुट के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गवई द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय सीट से कई उम्मीदवार हैं। ऐसे में यदि महाविकास आघाड़ी से प्रकाश अम्बेडकर के पुत्र सुजात अम्बेडकर अमरावती संसदीय सीट से खड़े रहते हैं तो गवई गुट द्वारा उन्हें पूरा समर्थन दिया जाएगा, लेकिन यदि महाविकास आघाड़ी द्वारा सुजात अम्बेडकर को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता तो वे खुद यहाँ से टिकट के लिए दावेदारी पेश करेंगे। महाविकास आघाडीने आम्हाला उमेदवारी द्यावी अशी आमची इच्छा आहे आणि जर मला देत नसतील, सुजात आंबेडकरांना जर ते उमेदवारी देत असतील तर सुजात आंबेडकरांना मी मदत करायला तयार आहे। त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही उमेदवार असो मग तो त्या उमेदवाराच्या विरुद्ध आमचा उमेदवार नाही। इस समय पत्रवार्ता के दौरान राजेंद्र गवई ने यह भी कहा कि पांढरी खानमपुर गांव में दोनों ओर के लोगों की जिद की वजह से मामला काफी बढ़ गया, लेकिन यदि दोनों ओर के लोग साथ बैठने के लिए तैयार होते हैं तो आगामी 3 माह के भीतर इस मामले का हल निकाला जा सकता है। विगत 11 मार्च को संभागीय राजस्व आयुक्तालय के सामने पांढरी खानमपुर गाँव वासियों द्वारा किए जाते ठिया आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी व तोड़फोड़ के मामले की प्रशासन ने सघन जांच करवाने का निर्णय लिया है। इस हेतु एक सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जो 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं विगत सोमवार को हुए हिंसक आंदोलन में घायल होने वाले सभी लोगों से संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने गतरोज अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस समय संभागीय आयुक्त पांडे ने घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी सभी लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और सभी घायलों को हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा गतरोज जिलाधीश सौरभ कटियार व जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने पांढरी खानमपुर गांव का दौरा करते हुए गांव वासियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया। साथ ही दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने गांव में कानून व व्यवस्था की स्थिति अबाधित बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए।
नवादनगर स्थित संत गाड़गे महाराज विद्यालय में अपंग जीवन विकास संस्था की ओर से आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र में 161 दिव्यांग बंधुओं को आवश्यक सामग्री वितरण करने हेतु समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दिव्यांग बंधुओं को सामग्री प्रदान की जा रही है, इससे काफी सहायता होगी। वहीं दिव्यांग कल्याण विभाग के अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू द्वारा दिव्यांगों के विकास हेतु काफी मेहनत की जा रही है। आता जे तुम्हाला आज साहित्य मिळत आहे ते खूप चांगलं साहित्य आहे आणि अशी आशा करतो की तुम्हाला ह्या साहित्यापासून मदत मिळणार आहे आणि तुमच्यासुद्धा मदत होणार आहे। आता ह्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत बरेच उपक्रमसुद्धा राबवले जातात, त्यापैकी हे एक उपक्रम आहे आणि आज आपले लोकप्रिय आमदार बच्चू कडू साहेब आहे ते सुद्धा ह्या विषयासाठी खूप मेहनत घेत राहतात, जेणेकरून आपले जे दिव्यांग बांधव आहेत त्यांना प्रत्येक विषयासंदर्भात मदत मिळाली पाहिजे आणि त्यांचा सुद्धा सशक्तीकरण झाला पाहिजे, यासाठी सुद्धा ते सुद्धा प्रयत्न करत राहतात। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष उपस्थित विधायक बच्चू कडू ने कहा कि वर्तमान में दिव्यांग लाभार्थियों को जो मानधन मिल रहा है उसे आचार संहिता लगने से पूर्व 3000 करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि चाहे उनके पास सत्ता रहे अथवा न रहे, लेकिन उनके मतदाता ही उनके लिए सब कुछ है। विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त कृति संघर्ष समिति के साहेबराव विधले ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि यदि प्रकल्पग्रस्तों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ काम किया जाएगा। म्हणजे आता आम्ही आतापर्यंत आंदोलन करत आलो, पण आम्हाला न्याय न मिळाल्यामुळं फक्त आश्वासनं मिळाले, आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळं काल पश्चिम विदर्भातल्या 5 जिल्ह्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही निर्वाणाचा इशारा, अंतिम संदेश, निकराचा आम्ही संघर्ष करणार आहोत। तो म्हणजे सत्तेमध्ये ज्यांची सत्ता होती आणि जे विद्यमान आमदार होते ते कुठल्याही पक्षाचे असो, आम्ही ते आता आम्हाला सत्तेत या इथून पुढे नको, या घटनेने दिलेले आम्हाला जो अधिकार आहे त्या अधिकारातून आम्ही यांना आता सत्तेवर येऊ द्यायच्या तयारीत नाही, हा निर्वाणीचा इशारा आम्ही त्यांना देतोय। मार्च माह की शुरुआत से ही धूप व गर्मी तेज होने लगी है तथा मार्च माह के दूसरे सप्ताह में सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया है। इस समय विदर्भ में अमरावती, बुल्ढाना व गडचिरोली जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है। वहीं अमरावती सहित अन्य 2 जिलों में इस समय अधिकतम तापमान का स्तर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। साथ ही आगामी कुछ दिनों के दौरान तापमान का स्तर और भी ऊंचा उठने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंट के मुताबिक आगामी 16 व 17 मार्च के दौरान विदर्भ क्षेत्र में बदरीला मौसम रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्के स्तर की बारिश भी होगी, जिसके चलते इन 2 दिनों के दौरान तेज गर्मी से राहत मिल सकती है। राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे की सुपुत्री तथा वैदर्भी चित्रकार मनाली बोंडे के वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी का मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में विविध क्षेत्रों के मान्यवरों के हाथों शानदार उद्घाटन किया गया। स्थानीय विश्राम गृह में महाराष्ट्र विधान परिषद के गट नेता प्रवीण दरेकर का आगमन होने के उपरांत अमरावती जिला 4 व्हीलर ऑटो डील संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। साथ ही उन्हें सेकेंड हैंड ऑटो डील व्यवसाय में आने वाली प्रमुख बाधाओं से अवगत कराते हुए संक्षिप्त में चर्चा की गई। सामाजिक कामों में अग्रसर रहने वाले युवाओं द्वारा 3 वर्ष पहले साथ आकर गठित किए गए हीलिंग फाउंडेशन नामक संगठन ने आज बड़े शानदार ढंग से अपनी 3री वर्षगांठ मनाई। इसके तहत फाउंडेशन के सदस्यों ने शहर में अलग अलग स्थानों पर पुलिस कर्मियों व फ्रंटलाइन वर्कर के साथ ही हॉकर्स व निराधारों को 500 रियूजेबल वाटर बोतल प्रदान करने के साथ ही उन्हें मटका कुल्फी भी प्रदान की। मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमजान आरंभ होते ही सर्वत्र इबादत का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में जेल में बंद मुस्लिम कैदियों ने भी रोजा रखने शुरू किए हैं। इसके तहत 100 से 125 मुस्लिम कैदी जेल में रहकर रोजा रख रहे हैं, जिनके लिए जेल प्रशासन ने सहरी व इफ्तारी के इंतजाम करने की जानकारी मंडल न्यूज को दी है। विगत सोमवार 11 मार्च को संभागीय राजस्व आयुक्तालय के सामने आंदोलन के दौरान पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के साथ ही पुलिस व दमकल वाहनों के साथ तोड़फोड़ करने के मामले में गाड़गनगर पुलिस ने आज और भी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके चलते इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 10 पर जा पहुंची है। इस मामले में पुलिस ने 1000 से 1500 ज्ञात अज्ञात महिला व पुरुष आरोपियों को नामजद कर रखा है, जिन्हें पकड़ने हेतु व्यापक स्तर पर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। अमरावती रेलवे स्टेशन के सामने मंगलवार की रात 9:30 बजे के आसपास दुपहिया पर सवार होकर जा रहे दूध विक्रेता को बीच राह में रुकवाकर उस पर चाकू से हमला किया गया। साथ ही उसके पास से 4000 रुपये नकद छीन लिए गए। इस हमले में वडगांव माहुरे निवासी सर्वेश कालभूर नामक दूध विक्रेता बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 वर्षीय छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देते हुए उस पर लैंगिक अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया। 1 सप्ताह तक साथ में रखने के बाद प्रेमी ने उस युवती को मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। पश्चात पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के ड्रीमलैंड मार्केट ARN एसोसिएट परीक्षा केंद्र पर 21 फरवरी को ली गई मृदा व जल संवर्धन विभाग की पद भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के मामले में फरार चल रहे पुणे के मुख्य आरोपी अभिषेक सावरीकर को कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी शहर से पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बडनेरा से टाटा इस मालवाहक वाहन में अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर देशी शराब ले जाए जाने की सूचना मिलते ही बडनेरा पुलिस के दल ने इस वाहन को रुकाकर 52,500 रुपये मूल्य का 17 पेटी माल जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं वाहन चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से भाग गया। कोयलारी गांव में रहने वाले चन्नू कास्तेकर नामक युवक ने पुलिस की डायल 112 सेवा पर फोन करते हुए जानकारी दी कि उसने 8 मार्च की दोपहर एक महिला की हत्या कर दी और उसे पुलिस स्टेशन में अपनी गिरफ्तारी देना है। यह सुनते ही पुलिस तुरंत मेलघाट के संबंधित गांव पहुंची, लेकिन वहां पर इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं होने की बात सामने आई। ऐसे में पुलिस ने झूठी जानकारी देकर परेशान करते हुए दिशा भूल करने वाले चन्नू कास्तेकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। कार्यक्रम की पावती न फाड़ते हुए दुकानदार से गाली गलौज करते हुए दुकान में तोड़फोड़ करने की धमकी देने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। इस मामले में अंबा गेट निवासी प्रथमेश पाटिल नामक युवक सहित अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले एक्सप्रेस हाईवे पर अज्ञात कार चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चलाते हुए एक के बाद एक 3 कारों को टक्कर मार दी। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का काफी नुकसान हुआ है। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कार चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। मकान मालिक द्वारा अपने ही किराएदार के यहाँ चोरी किए जाने का मामला कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में उजागर हुआ। पुलिस ने मकान मालिक सहित 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। कोल्हापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वाठोला शुक्लेश्वर गांव में एक सिरफिरे शराबी युवक ने आधी रात को एक महिला के घर के प्रवेश द्वार को आग लगा दी। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पश्चात पुलिस ने निवृत्ति मानकर नामक 40 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोल्हापुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले शिवशंकर नगर के खुले मैदान के पेड़ पर अज्ञात युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। धारनी के तहसीलदार प्रदीप शेवाले से फिरौती की मांग करने वाले और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को मंगलवार 12 मार्च को गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना कर दिया गया। वहीं इस मामले में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक व्यक्ति को सोमवार को अमरावती में गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य 2 को धारनी से दबोचा गया था। मलकापुर के सालीपुरा परिसर में रहने वाले गोकुल राजपूत नामक 18 वर्षीय युवक की विगत 10 मार्च को पूर्णा नदी में डूबकर मौत हो गई, जिसका शव 11 मार्च की सुबह बरामद हो पाया। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाला गोकुल राजपूत 10 मार्च को अपने दोस्तों के साथ खानदेश के कोतली स्थित मुक्ताबाई मंदिर में देव दर्शन करने पहुंचा था, जहां से सभी लोग घूमने फिरने के लिए पूर्णा नदी के किनारे गए थे और पैर फिसल जाने की वजह से गोकुल राजपूत पूर्णा नदी में गिर गया था। देवगांव से यवतमाल की तरफ जाने वाली कार की विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल के साथ जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दुपहिया पर सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सोमवार की रात 11 बजे के आसपास घटित हुआ।